बच्चों आज हम पढ़ते हैं फिजिकल साइंस एंड एनवायरनमेंट क्लास 10 का 8वां चैप्टर यानी केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट 2 और आज का टॉपिक है आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। बच्चों पिछले जमातों में हमने मुख्तलिफ मुरक्कबात के बारे में पढ़ा, जैसे सोडियम क्लोराइड एक मुरक्कब है, सीसियम क्लोराइड एक मुरक्कब है, जिंक सल्फाइड एक मुरक्कब है, उसी तरह पानी भी एक मुरक्कब है और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक मुरक्कब है। और मज़ीद ये है कि मुख्तलिफ तरह के मरकब बनते कैसे हैं। मुख्तलिफ तरह के मरकब मुख्तलिफ अनासिर के आपस में जोड़ने की वजह से बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन आपस में जोड़ते हैं तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनता है, साल्मा बनता है। ऑक्सीजन एक दूसरे से जोड़ते हैं तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। सोडियम क्लोरीन एक दूसरे से जोड़ते हैं तो सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल बनता है। सीसियम और क्लोरीन एक दूसरे से जोड़ते हैं तो सीसियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल बनता है। जिंक और सल्फर एक दूसरे से जोड़ते हैं तो जिंक सल्फाइड बनता है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और पानी किस तरह से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी पानी बनता है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि आपस में जुड़ते किस तरह से हैं, किस तरह से एक दूसरे से मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, एक मुरक्कब बनाते हैं। आइए इसी चीज़ को हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करते हैं तफसील में। बच्चों पिछले जमातों में हमने पढ़ा कि मुख्तलिफ अनासिर जब आपस में तामुल करते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के मुरक्कबात के मॉलिक्यूल यानी सालमे बनाते हैं। जैसे कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ तामुल करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं। इसे हमने एक कीमियाई मुसावात यानी केमिकल इक्वेशन के जरिए दिखाया गया है और ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन यानी कीमियाई तामुल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से मिलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसी तरह से जब कार्बन ऑक्सीजन से मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलता है तो अमोनिया गैस NH3 बनता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है तो पानी का साल्मा बनता है। कॉपर जब ऑक्सीजन से मिलता है तो कॉपर ऑक्साइड का साल्मा बनता है। और हाइड्रोजन जब आयोडीन से मिलता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। इन तमाम केमिकल इक्वेशंस यानी कीमियाई मुसावात में आपने देखा कि मुख्तलिफ तरह के अनासिर आपस में मिलकर मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड के सालमे बनाते हैं। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुख्तलिफ तरह के अनासिर आपस में किस तरह से एक दूसरे से मिलकर जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं। असल में इसके अंदर क्या होता है, एटॉमिक सतह पर किस तरह से रिएक्शन होता है, इसके बारे में तफसीली जानकारी आज हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। इन केमिकल मुसावात में दो अनासिर तामुल करके किस तरह से मुरक्कब यानी कंपाउंड बनाते हैं, इन बातों को समझने के लिए पहले हमें हर अनासिर के एटमों की बनावट को समझना होगा। यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एटम है जिसके बीच में एक प्रोटॉन मौजूद है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पहले ऑर्बिट में गर्दिश कर रही है। इसी तरह आप हीलियम के एटम की बनावट को भी देख सकते हैं। बीच में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मौजूद है जबकि 2 इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट पे गर्दिश कर रही है। ठीक उसी तरह कार्बन में चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पहले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रही है जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दरमियानी न्यूक्लियस में मौजूद हैं। ठीक इसी तरह आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के में चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए पहले ऑर्बिट पे 2 और दूसरे ऑर्बिट पे 6 इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से नियोन में आप देख सकते हैं कि पहले ऑर्बिट पे 2 और दूसरे ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं। ठीक इसी तरह सोडियम में आप देख सकते हैं कि पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं। इसी तरह से क्लोरीन में आप देख सकते हैं कि पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं। इसी तरह से आर्गन में भी आप देख सकते हैं 2 पहले में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दूसरे में 8 मौजूद है, तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ऑर्बिट पे मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन की तादाद गर्दिश कर रहे हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन में के आखिरी ऑर्बिट में जो किसी भी एटम के आखिरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम का एक एटम है जिसके आखिरी ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा है, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। या आप क्लोरीन को अगर देखेंगे तो इसके आखिरी ऑर्बिट पे 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। उसी तरह आप हीलियम में देख सकते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आखिरी ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन है, कहीं 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और लास्ट ऑर्बिट को कहते हैं वैलेंस ऑर्बिट। मजीद ये कि किसी भी एटम के पहले ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर सकते हैं। जैसे कि आप हीलियम में देख सकते हैं कि हीलियम में एक ही ऑर्बिट मौजूद है और इसमें
इसमें मैक्सिमम सलाहियत 2 इलेक्ट्रॉन को रखने की और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद भी हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि नियोन गैस के पहले ऑर्बिट में नियोन गैस के एटम के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जबकि दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। और किसी भी एटम के दूसरे, तीसरे, चौथे या इसके बाद के जितने भी ऑर्बिट होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन ही गर्दिश कर सकते हैं, सिवाय पहले वाले ऑर्बिट के। यानी पहले वाले ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके अलावा बाकी तमाम ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन ही गर्दिश कर सकते हैं। इसी तरह आप आर्गन में देखेंगे कि आर्गन के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तीसरे ऑर्बिट पे यानी आखिरी ऑर्बिट पे भी 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यानी इस ऑर्बिट पे मजीद और इलेक्ट्रॉन को लाया नहीं जा सकता। लेकिन जब आप क्लोरीन के एटम को देखेंगे तो क्लोरीन के एटम के पहले शेल यानी ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दूसरे पे 8 मौजूद है और तीसरे पे 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यानी इस ऑर्बिट पे मजीद 1 इलेक्ट्रॉन लाया जा सकता है, यानी एक घर अभी खाली है इसमें। तो ये एटम कोशिश करेगा कि अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट करके इसे भी 8 कर ले। इसी तरह आप हाइड्रोजन के एटम का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट मौजूद होता है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जाहिर सी बात है इस पहले ऑर्बिट में एक और इलेक्ट्रॉन आने की या दूसरे एटम से 1 इलेक्ट्रॉन को लेने की सलाहियत ये हाइड्रोजन एटम रखता है। उसी तरह आप जब कार्बन के एटम को देखेंगे तो कार्बन के एटम के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी पहले ऑर्बिट तो पूरी तरह से मुकम्मल है, यानी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, लेकिन दूसरे ऑर्बिट पे ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन चूंकि आ सकते हैं, लेकिन इसमें 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो आप कह सकते हैं कि इस ऑर्बिट में मजीद और 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह आप सोडियम में देखेंगे कि सोडियम के एटम के पहले 2 ऑर्बिट पे पहले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दूसरे ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और तीसरे ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यानी ये तीसरा ऑर्बिट में मजीद 7 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। यानी इसी तरह से आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के एटम में पहले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दूसरे ऑर्बिट पे 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यानी दूसरे ऑर्बिट पे चूंकि ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए मजीद 3 इलेक्ट्रॉन को और इस ऑर्बिट पे लाया जा सकता है। अब जो जो वो तमाम एटम जिनके आखिरी ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं, यानी ये कंप्लीट नहीं होते, वो तमाम के तमाम एटम ये कोशिश करते हैं कि उसके आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ जाए और आने के बाद ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसे कहते हैं ऑक्टेट रूल। यानी एटमों के आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के रुझान को ऑक्टेट रूल कहते हैं, जबकि किसी भी एटम के पहले ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी रुझान को कहते हैं डुबलेट रूल, डबल रूल। यानी हम कह सकते हैं कुछ एटम के आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन तो मुकम्मल होते हैं, यानी लेकिन कुछ एटम के आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल नहीं होते। और ये तमाम के तमाम एटम जिसके आखिरी ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल नहीं होते, वो तमाम के तमाम एटम ये कोशिश करते हैं कि कहीं से भी वो इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर से वो अपने ऑर्बिट के 8 इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल कर ले। इसी तरह हाइड्रोजन में चूंकि पहले ही ऑर्बिट होता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो हाइड्रोजन की ये कोशिश रहती है कि कहीं से भी 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने डुबलेट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल करके 1 इलेक्ट्रॉन को हासिल करके अपने ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल कर लें। अभी आप लोगों ने देखा कि कुछ तरह के एटमों के आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कमी मौजूद होती है और ये इलेक्ट्रॉन की कमी को वो पूरा करने की कोशिश करता है। इस कमी को पूरा करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और दूसरे एटम में आपके आखिरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो जिस एटम के आखिरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है और दूसरा एटम जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है वो उस इलेक्ट्रॉन को आप ले लेता है। इस तरह से एक एटम का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर दूसरे एटम के ऑर्बिट पर चला जाता है। इस तरह ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं आयनिक कंपाउंड और इस तरह के बॉन्ड या बंधन को कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इसी तरह आखिरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल करने का एक और भी तरीका है जिसे कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। इसमें होता क्या है कि दोनों एटम इस एटम में भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती, इस एटम में भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती। ये एक दूसरे को देने के बजाय दोनों एक दूसरे के करीब आकर दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इस शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं और इस तरह के कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। आइए इस तरह के 2
आयनिक बॉन्डिंग एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग को हम डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले आयनिक बॉन्डिंग को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आप ये देख सकते हैं एक एटम है जिसके पहले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे ऑर्बिट पे 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसके लिए कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन को लेना आसान होगा बनिस्बत के 7 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना। तो ये कहीं से भी 1 इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की कोशिश करेगा और जैसे ये शेल 1 इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद इस एटम के अंदर एक नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से हासिल करने की कोशिश करता तो इसमें 2 नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता। लेकिन अगर कुछ इस तरह का एटम हो जिसके आखिरी ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन हो तो इसके लिए इसे अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए मजीद 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। इस 6 इलेक्ट्रॉन को हासिल करना बहुत मुश्किल काम है बनिस्बत ये कि ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना किसी और को दे दें तो ये ऑर्बिट ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे करने से क्या हो जाएगा कि इसके लास्ट ऑर्बिट में ये 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे जबकि ये ऑर्बिट खत्म हो जाएगा, तीसरा ऑर्बिट। तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना ज़्यादा आसान होगा बनिस्बत कि ये 6 इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करे। तो ये क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो इसे लास्ट ऑर्बिट में मौजूद है ये छोड़ देगा और 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की वजह से इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका आखिरी ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आखिरी ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन को देकर अपने अंदर 2 पॉजिटिव चार्ज को पैदा कर लेता है। आखिरी ऑर्बिट अगर 2 इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ देता तो ये ऑर्बिट खत्म हो जाएगा और ये तब लास्ट ऑर्बिट हो जाएगा जिसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो आपने देखा कि आयनिक बॉन्डिंग के दौरान या तो एटम इलेक्ट्रॉन को बाहर से लेता है या फिर इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। अगर इलेक्ट्रॉन को कोई एटम लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का अपना तो उसमें पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो 2 पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा। इसी तरह से अगर कोई एटम मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसमें 1 नेगेटिव चार्ज पैदा होगा और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो 2 नेगेटिव चार्ज पैदा होगा और 3 करता है इलेक्ट्रॉन को गेन तो 3 नेगेटिव चार्ज पैदा होगा। इसी तरह तो हम कह सकते हैं शुरू में तो एटम के अंदर कोई चार्ज नहीं था, अगर एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा। इस तरह के पॉजिटिव चार्ज वाले एटम को बोलेंगे कैटायन। और अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम जिसमें कोई चार्ज नहीं था वो कहीं से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसमें नेगेटिव चार्ज पैदा होगा और नेगेटिव चार्ज वाले एटम को कहेंगे एनायन। अब आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन से किस तरह से एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल बनता है और किस तरह से एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम के पहले ऑर्बिट यानी शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जबकि क्लोरीन में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दूसरे ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और तीसरे पे 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यानी कि अगर आप देखें तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस मौजूद है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन को दे दें तो इसके पास क्लोरीन के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है वो पूरी हो जाएगी, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन के देने की वजह से इसके ये ऑर्बिट खत्म हो जाएगा, तीसरा ऑर्बिट, और यहाँ पर सिर्फ दूसरा ऑर्बिट रह जाएगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल है। तो क्या होगा कि इस सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा, क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा और इस तरह से सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल कंपाउंड बना लेगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्योंकि सोडियम में पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहता है। और इस अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों आपस में जुड़ जाता है, जुड़कर एक सोडियम क्लोराइड का एक कंपाउंड बना देता है। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि पोटासियम के आखिरी ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है और आयोडीन के आखिरी ऑर्बिट पे 7 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी इसके आखिरी ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादती होती है और इसके आखिरी ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है और छोड़कर इसे दे देता है, तो इसका आखिरी ऑर्बिट का 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाता है और जिसकी वजह से इसमें एक नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की वजह से इसमें एक पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है। ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पैदा होने की वजह से ये पॉजिटिव पोटासियम नेगेटिव आयोडीन से मिलकर पोटासियम आयोडाइड का एक कंपाउंड बनाता है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड बनने के और भी हम मिसालें ले सकते हैं। मिसाल के जैसे कि ये सोडियम फ्लोराइड एक कंपाउंड है जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड है। आइए देखते हैं कि किस तरह से बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सोडियम के आखिरी ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जबकि फ्लोरीन के आखिरी ऑर्बिट पे 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के आखिरी ऑर्बिट को दे देता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन के आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाते हैं।
एक इलेक्ट्रॉन को देने की वजह से सोडियम में एक पॉजिटिव चार्ज पैदा होता है और एक इलेक्ट्रॉन को लेने की वजह से फ्लोरीन में एक नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन के एटम और सोडियम के एटम के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये दोनों जुड़कर सोडियम फ्लोराइड का कंपाउंड बनाते हैं। इसी तरह से कैल्शियम के आखिरी ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और ऑक्सीजन के आखिरी ऑर्बिट पे 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन के एटम को दे देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के आखिरी ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन को देने की वजह से कैल्शियम में 2 पॉजिटिव चार्ज पैदा होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन को लेने की वजह से ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर कैल्शियम ऑक्साइड का कंपाउंड बनाता है। आइए अब देखते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड किस तरह से बनता है। कैल्शियम के आखिरी ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जबकि क्लोरीन के आखिरी ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इस क्लोरीन की के आखिरी ऑर्बिट में भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कैल्शियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन को इस क्लोरीन एटम के आखिरी ऑर्बिट में दे देता है, जिसकी वजह से इसका आखिरी ऑर्बिट मुकम्मल हो जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन को इस एटम के क्लोरीन के एटम के आखिरी ऑर्बिट में दे देता है, जिसकी वजह से इसके आखिरी ऑर्बिट भी मुकम्मल हो जाती है। इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की वजह से इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज पैदा होता है कैल्शियम में और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इस क्लोरीन के एटम में 1 नेगेटिव चार्ज पैदा होता है और 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से इस क्लोरीन के एटम में भी 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पैदा होता है, जिसकी वजह से ये तीनों एटम आपस में जुड़कर कैल्शियम क्लोराइड का कंपाउंड बनाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड बनते हैं उसमें केमिकल रिएक्शन में जो ऑर्बिट हिस्सा लेते हैं वो सिर्फ वैलेंस ऑर्बिट के आखिरी ऑर्बिट में होता है, इसके दरमियानी ऑर्बिट का कोई काम नहीं है, यानी कि पहले ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिट का कोई काम नहीं है, सिर्फ आखिरी ऑर्बिट ही केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। मजीद ये देख सकते हैं कि इस तरह के और भी बहुत सारे कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह, ये तमाम के तमाम कंपाउंड इलेक्ट्रो आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। यह मजीद मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड के बनने की मिसालें दी हैं। आप इसे देखकर कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में याद रहे कि कौन से कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है और कौन से कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड नहीं, यानी कि कोवैलेंट कंपाउंड है। जैसे कि लिथियम हाइड्राइड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्साइड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, मैग्नीशियम क्लोराइड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, सोडियम फ्लोराइड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आपको नाम याद रखना है ताकि एग्जाम में आप इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड के दरमियान पहचान आसानी से कर पाएं। आइए आप समझने की कोशिश करते हैं कि कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या है और कोवैलेंट बॉन्डिंग के जरिए किस तरह से कंपाउंड बनता है। मान लीजिए कि आपके पास एक साइंस का बुक है जिसे पढ़कर आपको कल एग्जाम देना है और आपके दोस्त के पास वो बुक मौजूद नहीं है। अगर वो आपसे ये बुक मांग लेता है और आप उसे उस बुक को ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने दोस्त के पास, तो वो एग्ज़ाम देकर तो पास हो जाएगा लेकिन आप फेल हो जाएंगे। और अगर आप उसे बुक नहीं देते हैं, आप खुद पढ़कर पास होना चाहते हैं, तो वो फेल हो जाएगा। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? ऐसी सूरत में आप इसका हल ये निकाल सकते हैं कि दोनों दोस्त आप बैठकर एक साथ कंबाइन स्टडी करेंगे ताकि दोनों का दोनों पास हो जाए। यही हाल कोवैलेंट बॉन्डिंग में भी होता है। आइए हम देखते हैं कि कैसे ये कोवैलेंट बॉन्डिंग बनता है। देखिए, ये एक हाइड्रोजन का एटम है जिसके पहले ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है जिसके आखिरी ऑर्बिट में भी एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर ये हाइड्रोजन का एटम चाहे कि ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन को ले लें और अपना ऑर्बिट को मुकम्मल कर ले, तो अगर ये इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को लेता है तो इसका ऑर्बिट तो मुकम्मल हो जाता है लेकिन ये पूरा का पूरा खाली हो जाता है। या अगर ये एटम इससे एक इलेक्ट्रॉन को ले ले तो इसका ऑर्बिट तो मुकम्मल हो जाएगा लेकिन ये खाली हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में क्या करता है, दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के करीब आ जाता है। करीब आकर दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करता है, जिससे आप इस रिएक्शन से देखकर समझ सकते हैं कि कैसे ये दोनों एटम एक दूसरे से करीब आकर दोनों इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस ऑर्बिट का भी 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गया और इस ऑर्बिट का भी 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गया, जिसकी वजह से इस तरह के बॉन्डिंग को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। आप देख सकते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन को, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को एक लाइन के जरिए हम दिखा सकते हैं। जैसे कि ये हाइड्रोजन है, ये एक लाइन है और ये एक हाइड्रोजन है। ये एक लाइन एक जोड़े इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, इसे कहते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डिंग। और ये जो कंपाउंड बना ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना। आइए अब देखते हैं कि और भी दूसरा एग्जांपल लेकर इसे और मजीद अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन के एटम के आखिरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इस ऑक्सीजन के एटम में भी आखिरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है।
तो अगर ये ऑक्सीजन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से ले लेता है तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाता है, लेकिन फिर इस एटम के आखिरी ऑर्बिट में 4 ही इलेक्ट्रॉन बचता है, जिसकी वजह से ये इसका काम तो मुकम्मल हो चुका है लेकिन ये अधूरा रह गया। तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से करीब लाएंगे, दोनों एटमों को एक दूसरे के करीब लाएंगे, दोनों को एटम को एक दूसरे से इस तरह से करीब लाएंगे कि इसका 2 इलेक्ट्रॉन और इसका 2 इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को शेयर करें। तो आप देख सकते हैं कि इसके आखिरी ऑर्बिट में 4 और ये 4 मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी तरह इसके आखिरी ऑर्बिट में भी ये 4 और यहाँ पर 4, ये मिलकर इस एटम ऑक्सीजन एटम में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरह इस शेयरिंग के जरिए देखेंगे कि ये इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गया है और इस ऑर्बिट का भी 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गया है। तो इस तरह से शेयरिंग करने के दौरान हर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की वजह से एक बॉन्ड तैयार होता है। तो यहाँ पर 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो रहा है तो 2 बॉन्डिंग पैदा होगा, इसलिए बोलते हैं कि इसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कहेंगे, इसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कहेंगे। आइए एक और मिसाल लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के आखिरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने नाइट्रोजन का एक एटम लिया और यहाँ पर भी नाइट्रोजन का एक एटम लिया। अगर ये नाइट्रोजन का एटम इससे 3 इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना ऑर्बिट को मुकम्मल कर लेता है, 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, तो इसके पास इसके आखिरी ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो इसका तो अपना ऑर्बिट मुकम्मल हो चुका है लेकिन इसका ऑर्बिट अभी भी अधूरा रहेगा। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे कि दोनों नाइट्रोजन एक दूसरे के करीब आएगा, इस तरह से करीब आएगा कि इसका 3 इलेक्ट्रॉन इसके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ आपस में शेयर करेंगे, यानी ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा, इसके 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा। इस तरह से अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 और ये 6 मिलकर इस एटम का भी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है और इस एटम के लिए यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ से भी ये 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। तो अब इस तरह से दोनों का आखिरी ऑर्बिट मुकम्मल हो चुका है, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में जुड़ चुके हैं। यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए पहला बॉन्ड बनेगा, दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए दूसरा बॉन्ड बनेगा और तीसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए तीसरा जोड़ा जो इलेक्ट्रॉन का उसके लिए तीसरा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए 3 बॉन्ड बनेगा। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड और इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। और आप देख रहे हैं कि जितने तरह के भी तामुलात हो रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में हो या कोवेलेंट कंपाउंड यानी आयनिक कंपाउंड या कोवेलेंट कंपाउंड में हो, इसमें हमेशा ऑर्बिट के आखिरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ही केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, बाकी बीच के ऑर्बिट का कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो आप लोगों ने देखा है कि एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से जो कंपाउंड बनता है उसे कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पे मैंने 3 तरह का कंपाउंड को दिखाया, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड बनता है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। आइए कुछ मजीद एग्जाम्पल्स का हम मुताला करते हैं। पिछले एग्जाम्पल्स में आपने देखा है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो आपस में जोड़ते हैं वो एक ही तरह के एटम है। आइए आप इस तरह के कुछ मिसाल लेते हैं जिसमें 2 मुख्तलिफ तरह के अनासिर के एटम आपस में जुड़ते हैं, जैसे कि एक हाइड्रोजन का एटम और एक कार्बन का एटम। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के एटम के आखिरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसे अपनी कमी को पूरा करने के लिए मजीद 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, जबकि कार्बन के आखिरी ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इसे मजीद अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि इस कार्बन एटम के चारों इलेक्ट्रॉन से एक एक हाइड्रोजन के एटम आकर जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कि पहले हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गया, दूसरा हाइड्रोजन एटम का भी 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गया, तीसरा हाइड्रोजन एटम का भी 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गया, चौथा हाइड्रोजन एटम का भी 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गया। और इस तरह से देखा जाए तो कार्बन का भी 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गया है। तो इस तरह शेयरिंग के जरिए कार्बन के आखिरी ऑर्बिट पे भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गया और हाइड्रोजन के आखिरी ऑर्बिट पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये आपस में जुड़कर एक कंपाउंड बनाता है जिसे मीथेन CH4 कहते हैं। इस एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े के लिए एक लाइन हम डालते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन जोड़े के लिए दूसरा लाइन डालते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन के जोड़े या पेयर के लिए हम तीसरा लाइन डालते हैं और चौथे इलेक्ट्रॉन के पेयर के लिए हम चौथा लाइन डालते हैं। इसे कहते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्डिंग। ये कार्बन और हाइड्रोजन का ये सिंगल बॉन्डिंग है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्डिंग है, यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्डिंग है, यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्डिंग है। इसका मैंने 3D मॉडल दिखाया है मीथेन का। आइए मजीद और एग्जाम्पल्स का हम मुताला करते हैं। आइए हम देखते हैं कि अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस तरह से बनता है।
पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं कि किस तरह से बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक कोवैलेंट कंपाउंड है और ये किस तरह से बनता है। देखिए, कार्बन के आखिरी ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी इसे अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए मजीद 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। जबकि ऑक्सीजन के आखिरी ऑर्बिट पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसे मजीद अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो होता क्या है कि कार्बन बीच में आ जाता है और इस ऑक्सीजन के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और इस ऑक्सीजन के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो कार्बन के पास पहले से आखिरी ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद था, जिसे मैंने ब्लैक क्रॉस के जरिए दिखाया है, और मजीद 2 इलेक्ट्रॉन जिसे रेड डॉट के जरिए दिखाया है इस ऑक्सीजन के एटम से लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के एटम से लेता है। तो 2 और 2 4, तो कार्बन के आखिरी ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह से ऑक्सीजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी को ये 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन पूरा कर देता है और यहाँ से भी ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन की कमी को ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर देता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के आखिरी ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए, कार्बन के आखिरी ऑर्बिट पे भी 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए और इस ऑक्सीजन के एटम में भी आखिरी ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। इस तरह से शेयरिंग की वजह से 2 जोड़ा शेयरिंग यानी 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाया मैंने। इस तरह ये ऑक्सीजन और ये कार्बन के बीच में भी 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी 2 लाइन बनाया। इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसे कहते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का 3D मॉडल मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कार्बन ऑक्सीजन के साथ तामुल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आइए आप देखते हैं कि किस तरह से पानी का मॉलिक्यूल बनता है। और आप जानते हैं कि चूंकि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तामुल से बनता है, यानी H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तामुल से H2O बनता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से ये कंपाउंड बनता है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, यानी कि इसके ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए मजीद 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। जबकि ऑक्सीजन के आखिरी ऑर्बिट पे 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसे अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए मजीद 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन यहाँ पर आता है और हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से शेयर करता है और एक हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से शेयर करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाता है शेयरिंग की वजह से, और इस हाइड्रोजन के एटम का भी 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाता है यहाँ के शेयरिंग की वजह से, और ऑक्सीजन का भी 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाता है क्योंकि इसके पास यहाँ पर 1 2 3 4 है और यहाँ से 1 2 3 4 4 और 4 8 हो गया, तो इसके ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। इस शेयरिंग की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सिंगल पेयर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है और यहाँ पर भी एक सिंगल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी एक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन फिर सिंगल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन, इसी को कहते हैं H2O। यहाँ पर मैंने इसका वाटर का 3D मॉडल दिखाया है। आइए मजीद कुछ और एग्जांपल्स का मुताला करते हैं। आइए आप समझने की कोशिश करते हैं कि अमोनिया गैस कैसे बनता है। रिएक्शन में दिखाया जाता है कि नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से तामुल करता है तो NH3 यानी अमोनिया गैस बनता है। तो दरअसल ये कैसे बनता है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। नाइट्रोजन के आखिरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है और इसे अपने ऑर्बिट को मुकम्मल करने के लिए मजीद 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, और हाइड्रोजन के आखिरी ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है जिसे अपने ऑर्बिट को मुकम्मल करने के लिए मजीद 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो होता क्या है कि नाइट्रोजन बीच में आता है और चारों तरफ से एक हाइड्रोजन के एटम को शेयर कर लेता है, हाइड्रोजन के एटम के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से शेयर करने की वजह से इसका 2 हो जाता है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से शेयर करने की वजह से इस हाइड्रोजन का भी 2 हो जाता है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर करने की वजह से यहाँ भी 2 हो जाता है। और नाइट्रोजन का क्या होता है कि 5 इलेक्ट्रॉन होता है ऑलरेडी, और एक इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजन से शेयर करने की वजह से इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे मुकम्मल हो जाता है। इस शेयरिंग को कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं हम कि ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा क्योंकि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा क्योंकि यहाँ पर भी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जिसे आप यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में एक लाइन के जरिए दिखा सकते हैं एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को भी एक लाइन के जरिए सिंगल बॉन्ड दिखा सकते हैं, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का दरमियान एक जोड़ एक सिंगल बॉन्ड को दिखा सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर अमोनिया का 3D मॉडल दिखाया। आइए आप समझने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड किस तरह से बनता है। हाइड्रोजन तो आप देख चुके हैं कि इसके आखिरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसे मुकम्मल करने के लिए मजीद 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, जबकि क्लोरीन के आखिरी ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है और इसे अपने ऑर्बिट को मुकम्मल करने के लिए मजीद 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है।
तो होता क्या है कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों एक दूसरे से करीब आते हैं। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का लाल इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन है, ब्लैक डॉट से दिखा है। ये दोनों एक दूसरे से करीब आकर एक जोड़ा बनाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है। अगर देखा जाए इस तरह से, ये लाल डॉट को लेकर ये क्लोरीन का 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गया है और हाइड्रोजन का भी इस ब्लैक डॉट को लेकर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गया है। तो आप हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बना सकते हैं, जिसे हाइड्रोजन क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड कहेंगे। और यहाँ पर मैंने 3D मॉडल दिखाया है हाइड्रोजन क्लोराइड का, और यहाँ पर रिएक्शन में क्या दिखाया है कि हाइड्रोजन जब क्लोरीन से मिलता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। किस तरह से बनता है आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के जरिए आप समझ सकते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनता है और कोवलेंट बॉन्ड बनने की वजह से किस तरह से कोवलेंट कंपाउंड बनता है। बच्चों, यहाँ मैंने और बहुत सारा कोवलेंट कंपाउंड के बनने का एग्जांपल्स दिया है, ताकि आप लोग इसे कॉपी में बनाकर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। एग्जाम में इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया जाता है। साथ ही साथ आप कोवलेंट कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को अच्छी तरह से पहचान कर याद रख लें, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे कोवलेंट कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को पहचानने के लिए भी दिया जाता है। यहाँ मैंने इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड यानी आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में फ़र्क दिखाया है, डिफरेंस। आप लोग इस डिफरेंस को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लें, ताकि मज़ीद बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देने में आसानी। तो बच्चों, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप YouTube पर जाकर फ्रासा एडुक्लॉट को सर्च करें और इसे सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मज़ीद ये कि आप फ्रासा एडुक्लॉट को फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करते रहें, ताकि सब्जेक्ट से मुतल्लिक नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे।